ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत किसने दिया? तो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया और हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने ही तरंग सिद्धांत भी दिया। और यह तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने 1678 में दिया और इसके पहले 1675 में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कणिका सिद्धांत दिया। कणिका सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न करता है प्रकाश का अवशोषण कर समतल विमित प्रकाश कौन देता है? यानी प्रकाश को अवशोषित करके उसकी क्षमता को नगण्य करके कौन लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करता है? तो उसका आंसर है पोलेराइड, जिसका प्रयोग चश्मे में या एरोप्लेन की खिड़कियों के कांच में लगाया जाता है। पोलेराइड और क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था वो नियम में क्या लिखा है? तो ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने अपवर्तनांक के संबंध में फॉर्मूला दिया था, जिसका फॉर्मूला है μ=10IP और जिसमें IP का मतलब होता है पोलराइजेशन कोण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न करता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है A + B = Y और गेट का बुलियन व्यंजक होता है A × B = Y। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है? पी टाइप के अर्धचालक में आवेश को स्थानांतरित करने का काम कौन करते हैं? तो पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक पोल या छिद्र होते हैं और एन टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन आवेश रहित कण है? वैसा कण जिस पर कोई आवेश नहीं है। दो कण है, एक फोटोन कण है और एक न्यूट्रॉन कण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है एक कूलाम्ब आवेश बराबर क्या होता है? तो एक कूलाम्ब आवेश 3 × 10⁹ आवेश के बराबर होती है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा mL/T⁻², I⁻² होती है। और प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सदिश और अदिश राशि का उदाहरण देना है। सदिश राशि में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र भी आते हैं और इसकी तीव्रता भी आते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाते हैं। जबकि अदिश राशि में विद्युत विभव, विद्युत फ्लक्स, कार्य इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु में चांदी होते हैं और अधातु में ग्रेफाइट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एवागाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? इसका मान 6.2023 × 10⁻23 होता है। इसे एवागाड्रो का स्थिरांक का मान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसमें फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष पाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक में फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है?
तो FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता 74% होती है, जबकि एक SCC और BCC सेल भी होते हैं। तो SCC सेल की संकुलन क्षमता 52% और BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र पूछा गया है इसलिए इसका फॉर्मूला ZnS हो जाता है। और यह जिंक का अयस्क है। इसके अलावा कैलामाइन भी जिंक का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला ZnCO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। BCC एकक सेल में ब्रेवेज जालकों की संख्या। तो कुल महत्वपूर्ण एकक सेल SCC, BCC, FCC और HCP है। तो SCC एकक सेल में ब्रेवेज जालकों की संख्या 1, BCC में 2, FCC HCP में 4 होती है। अभी इसका संकुलन की क्षमता की चर्चा किए थे, जिसमें SCC की संकुलन क्षमता 52%, BCC का 68% और FCC का 74% था। और ब्रेवेज जालकों की संख्या कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है संपर्क विधि से क्या बनता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ संपर्क विधि से ओलियम भी बनता है और ओलियम का फॉर्मूला H2S2O7 होती है। नेक्स्ट बेयर विधि से क्या बनता है। तो बेयर विधि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के प्रमुख विधि है और बेयर नामक वैज्ञानिक ने इस विधि को दिया। इसके तहत एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। ओस्टवाल्ड विधि और आइड विधि, ये दोनों विधि से एक ही प्रोडक्ट निकलते हैं और वो नाइट्रिक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला HNO3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइबर विधि। हाइबर विधि से अमोनिया का निष्कर्षण होता है और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होती है और इसका समीकरण जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्रिय गैस का नाम। अक्रिय गैस का एक ट्रिक है हे नीरज आग कर एक सरी। इससे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये छो तत्व जो हैं वह अक्रिय गैस कहलाते हैं और अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें नियोन का प्रयोग और आर्गन का प्रयोग तथा ज़ेनॉन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है। ज़ेनॉन का प्रयोग यौगिक बनाने में किया जाता है और हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हीलियम का मुख्य अयस्क क्या है। एक मुख्य अयस्क आता है और एक प्रमुख स्रोत आता है। तो अयस्क में मोनाजाइट जो हीलियम का प्रमुख अयस्क है और स्रोत में सूर्य का प्रकाश जिसमें हीलियम अत्यधिक मात्रा में होती है। अगला XeF2। अभी कुछ मिनट पहले चर्चा किए थे कि ज़ेनॉन से यौगिक बनाए जाते हैं, वही ज़ेनॉन के यौगिक हैं और इसका जो आकृति होती कैसी होती है। तो XeF2 की आकृति रैखिक होती है और XeF4 की आकृति स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आर्हेनियस के समीकरण को बताएं। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया। तो फॉर्मूला है K बराबर -E बटे RT। K
ए ई पर पावर माइनस ए बटे आर टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान कितना होता है। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है 0.693 बटे के। अर्धायु इक्वल टू 0.693 बाय के, जहाँ के का मतलब वेग नियतांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रथम कोटि का मात्रक क्या होता है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। कोलाइडी विलयन की कणों की गति कैसी होती है। तो किसी भी कोलाइड विलयन में जो सूक्ष्म कण होते हैं, इसमें प्रकाश की गमन करने के बाद स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि इसके जो कण होते हैं वो विभिन्न दिशा में गति करते हैं। इसलिए विभिन्न दिशा में गति करने के कारण इसे हम जिगजैग गति या टेढ़ी गति के नाम से जानते हैं। लेकिन इसे ब्राउन ने दिया था, इसलिए इसको ब्राउनिनी गति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध क्या है। दूध क्या है। तो दूध पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन के खोजकर्ता, विटामिन के खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन के खोजकर्ता हंक नामक वैज्ञानिक है। और कुल विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगले वीडियो में आपको विटामिन के विशेष डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे पदार्थ है। और खट्टे पदार्थ में टमाटर, आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू इत्यादि आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन बी के कमी से उत्पन्न रोग कौन है। विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग बेरी है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनोथायमिन होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, इसकी चर्चा अभी कर ली है। वेरी जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और जबकि इसके अतिरिक्त अन्य 4 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। इसको याद रखने के लिए कहा जाता है भैंस गया पानी में। इससे विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है आइसोप्रीन का बहुलक है। तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है CF2 किसका एकलक है। तो CF2 से टेफ्लॉन नामक यौगिक बनाया जाता है। क्रोपोलेक्टम से क्या बनता है, ये किसका मोनोमर है। तो क्रोपोलेक्टम से नायलॉन 6 बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का रेशा या धागा। नेक्स्ट PVC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जबकि VNR से ब्यूना यन रबड़ होता है। जबकि PSR से ब्यूना यस रबड़ होता है। नेक्स्ट एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और मानव के मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टायरिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन डायसेक्राइड है। तो सुक्रोज, जिसे चीनी भी कहते हैं, यह डायसेक्राइड है। और इसके एक अणु जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
ये सभी को मोनोसेक्राइड कहते हैं। और आपका लास्ट प्रश्न है कि इथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है। तो इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसलिए पॉलीथीन का मोनोमर अर्थात एकलक इथीन को कहते हैं, और इथीन से बहुलक पॉलीथीन बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इथीन मोनोमर प्रक्रिया बहुलीकरण और पॉलीथीन, ऐसे इथीन के कई सूक्ष्म अणु आपस में मिलकर बनते हैं तो पॉलीथीन बहुलक कहलाता है। इस प्रकार 10th और 12th के ऑब्जेक्टिव आते रहेंगे, आप लोग स्टडी करते रहें। धन्यवाद।